हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। सो हम आज डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज जो 8 अगस्त से 11 अगस्त तक के जो भी करंट इवेंट्स थे, जो भी न्यूज़ में थे, उससे रिलेटेड ये एमसीक्यू डिज़ाइन किए गए हैं। और ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए, जो भी 2026 के यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ताइवान का ग्रेट रिकॉल वोट से लेके नीलगिरी तहर का हैबिटाट और पीएमई ड्राइव स्कीम, आज के वीडियो में हम 14 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू को समझेंगे एकदम शॉर्ट और क्रिस्प वे में, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी भी मिल जाए। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ताइवान का ग्रेट रिकॉल वोट। विथ रेफरेंस टू ताइवान ग्रेट रिकॉल वोट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ताइवान का फर्स्ट स्टेटमेंट है, ताइवान रिकॉल मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड अंडर द ऑफिशियल्स इलेक्शन एंड रिकॉल एक्ट। ये पहला स्टेटमेंट है, पता नहीं कि सही है कि नहीं। फिर सेकंड है, ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान कैन बी सब्जेक्टेड टू रिकॉल अंडर दिस मैकेनिज्म। मतलब यहाँ पे ओनली बोल दिया है, प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी नहीं है। थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है, तो इसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं है, ये थोड़ा रैंडम टॉपिक है। तो सेकंड वाले को मैं एलिमिनेट कर दूंगी, जो भी ऑप्शन में सेकंड वाला है। ये दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए, दो भी नहीं, तीन ही हो गए, मतलब मुझे आंसर ही मिल गया डायरेक्ट। मुझे नहीं पता था कि इसमें ये ताइवान वाला टॉपिक, इसमें ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि नहीं, कि थर्ड स्टेटमेंट भी पता नहीं मुझे। लेकिन बाय द एलिमिनेशन टेक्निक आई विल बी एबल टू एलिमिनेट ऑप्शन एंड गेट राइट आंसर। तो फर्स्ट वाला मुझे इसका आंसर मिल गया। मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ इसमें, कि ताइवान का जो रिकॉल प्रोसेस है वो ऑफिशियल इलेक्शंस और रिकॉल एक्ट के अंडर होता है। और सिर्फ प्रेसिडेंट को नहीं इसमें, बल्कि लेजिस्लेचर और लोकल ऑफिशियल्स को भी रिकॉल किया जा सकता है। रूलिंग डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने अपोजिशन के एमटी लॉ मेकर के खिलाफ रिकॉल को सपोर्ट किया था, इस वजह से ये टॉपिक न्यूज़ में थी। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, आप रीड कर सकते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इस तरह का एमसीक्यू प्रीलिम्स में नहीं आता है वैसे, ये मैंने एक तरह से एलिमिनेशन को बताने के लिए यहाँ पे डाला था आपके लिए। इस तरह का एमसीक्यू आता है। जो सेकंड है ना, लोकेशन बेस्ड प्लेसेस इन न्यूज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा आप। इसमें पूछा है कि ताइवान इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज ऑफ द वाटर। साउथ चाइना सी दिया है यहाँ पे, हाँ ये साउथ चाइना सी हमें यूजली सबको पता होता है। फिलिपाइन सी देखते हैं, ईस्ट चाइना सी, हाँ ये भी है। और यहाँ पे डी ऑप्शन भी दिया है, बोथ ए एंड सी, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी, क्योंकि ताइवान ईस्ट चाइना सी के नॉर्थ और साउथ चाइना सी के साउथ के बीच में है, और मेनलैंड चाइना से ताइवान स्टेट को अलग करता है। तो इसका बहुत एंसी आंसर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने, ताइवान स्टेट। नेचुरल कार्बन सिंक, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल कार्बन सिंक। फॉरेस्ट, सॉइल, हाँ सॉइल, ओशंस, आर्टिफिशियल, ये तो मैन मेड साउंड कर रहा है, आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड CO2 तो मैन मेड ही होगा, यहाँ पे नेचुरल का पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, फोर्थ हट जाएगा यहाँ। ये ऑप्शन में भी फोर्थ है, तो ये दो में से हम चूज करेंगे। हमें पता है फॉरेस्ट, सॉइल, ओशन तीनों होते हैं कार्बन सिंक, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो क्योंकि फॉरेस्ट, सॉइल और ओशन नेचुरली कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड CO2 स्टोरेज मेड, स्टोरेज मैन मेड होता है, नेचुरल सिंक नहीं है। इसलिए ये हमारा आंसर 1 2 3 आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, डिक्लाइन इन यूरोप फॉरेस्ट कार्बन कैपेसिटी, इससे रिलेटेड एमसीक्यू है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन इन यूरोप्स फॉरेस्ट कार्बन सिंक कैपेसिटी। इसमें जो ड्राफ्ट और हीट वेव के बढ़ने की वजह से क्या यूरोप के फॉरेस्ट कार्बन सिंक की कैपेसिटी डिक्लाइन हो रही है? हाँ। पेस्ट आउटब्रेक इन विथ विंटर थ्रो, ये भी सही है। रिडक्शन इन एफोरेस्टेशन, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड ऑप्शंस हैं और ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है। यूरोप का फॉरेस्ट कार्बन सिंक का कैपेसिटी, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से फैक्टर हो सकते हैं। फोर्थ है, एक्सक्लूसिव फोकस ऑन मल्टी स्पीशीज प्लांटेशन, ये अलग जा रहा है ऑप्शन। मल्टी स्पीशीज के प्लांटेशन करने से फॉरेस्ट की कैपेसिटी का क्या लेना देना है? प्लांटेशन करने से तो बढ़ेंगे ना प्लांट्स, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट कर देंगे फोर्थ वाला। ए और बी बचेगा, इसमें से 1 2 3 इसका आंसर है। तो फॉरेस्ट, ऑयल और वही है कि
मतलब ये हीट वेव वाला जो मैं एक्सप्लेन करी थी कि डिक्लाइन का रीजन है ड्राफ्ट और हीट वेव, पेस्ट अटैक और विंड थ्रो और एफोरेस्टेशन रेट का कम होना। मल्टी स्पीशीज प्लांटेशन प्रॉब्लम नहीं है बल्कि बायोडाइवर्सिटी के लिए गुड है। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसका जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फिफ्थ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी न्यूज़ में था अभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, BIS इज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अंडर BIS एक्ट 2016। ठीक है, ये भी BIS फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी ठीक। यहाँ पे मिनिस्ट्री दे दी है ना। हाँ, ऐसे ज़्यादातर ऐसा बोलते हैं कि मिनिस्ट्री जो एमसीक्यूज में आती है वो मोस्टली रॉन्ग रहती है। लेकिन ये पूरी तरह सही भी नहीं है और ये पूरी तरह गलत भी नहीं है। आपको वाइजली चूज करना है। अगर आपके पास कोई चांस नहीं है, आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो रैंडमली। अगर टिक करना रैंडमली टिक करने से बेहतर तो इस तरह से आप टिक कर दो। थर्ड है BIS सर्व है इंडियाज WTO TBT इंक्वायरी पॉइंट, ये सही है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता। इस पार्ट को मैनिपुलेट किया जा सकता है इजी, ताकि इस MCQ को गलत बनाया जा सके। एग्जामिनर भी ऐसे ही एग्जाम में करता है कि वो इस तरह से रिप्लेस कर देता है वर्ड को। ये स्टेचुटरी बॉडी है तो ऑब्वियसली एक्ट के अंदर आएगी, तो इसमें 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड को हम हटा देंगे तो 2 ऑप्शन बचेगा और इसमें 1 और 3 इसका आंसर है, क्योंकि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी BIS एक्ट के अंडर ही आता है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर काम करता है, ना कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर। यहाँ पे कंज्यूमर आना चाहिए था, बाकी यहाँ कॉमर्स कर दिया है। और इंडिया का WTO DPT इंक्वायरी पॉइंट भी है, तो इसलिए ये 2 स्टेटमेंट से हो जाएंगे और ये गलत हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है कि कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट द कॉमर्स इंडस्ट्री। फिर क्वेश्चन नंबर 6, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम। कंपल्सरी CRS administered by BIS applies to। अब ये किस पे अप्लाई होता है, इसे हम देखेंगे कि ऑप्शन ए दिया है यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया है ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जा रहा है कि सारे इंडस्ट्रियल गुड पे CRS अप्लाई हो, तो ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओनली फूड प्रोडक्ट अप्रूव बाय FSSAI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना, तो सिर्फ फूड प्रोडक्ट पे कैसे, तो ये भी गलत हो जाएगा। ज्वेलरी और हॉल मार्किंग स्टैंडर्ड, ये नैरो हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। सी वाला जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक IT गुड्स एज मैंडेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये वाला सही होगा हमारा, इसलिए इसका आंसर सी है। CRS इलेक्ट्रॉनिक्स और IT गुड्स पे अप्लाई होता है, जिसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में थी मैंडेट करता है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO के ऊपर टॉपिक, अगर ये भी न्यूज़ में था इसलिए इसका MCQ यहाँ पे डाला है मैंने। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ISO इज एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद मेंबरशिप फ्रॉम ओवर 160 कंट्रीज। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, 160 कंट्रीज से है। ISO डेवलप कॉन्सेंसस बेस्ड वॉलेंटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हाँ, ये जेनेरिक है वो, तो ये सही हो सकता है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। ये है, ये है, ये है, इसे मैं एलिमिनेट कर देती हूँ। सेकंड वाला ज़्यादा जेनेरिक लग रहा है, तो इसे मैं सेकंड वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी। थर्ड वाला बोलता है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ISO, नॉट अ मेंबर, इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो ये थर्ड वाला गलत हो सकता है। जिसमें थर्ड है उसे एलिमिनेट कर दो, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ए हम टिक कर सकते हैं इसमें। जो इजीली मैनिपुलेट हो सकती है चीज उसे मैंने एलिमिनेट करा, उसके बेसिस पे ही मैंने ये आंसर टिक करा है। तीसरा वाला मतलब सेकंड वाला मुझे लगा कि उसे तो होना ही चाहिए आंसर में, तो मैंने इस वजह से सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट किया था। फिर मैंने देखा कि जो इंडिया इज नॉट अ मेंबर, इंडिया इज अ मेंबर, ऐसे मैनिपुलेट करके एग्जामिनर डिजाइन करते हैं MCQ, तो इस वजह से मैंने तीसरा भी एलिमिनेट करा, तो मुझे सही आंसर मिल गया। मुझे नहीं पता कि 160 कंट्रीज में है कि नहीं, बस मैंने एलिमिनेशन टेक्निक से इसे सॉल्व किया है।
बाकी साथ ही साथ मुझे इसका नॉलेज भी हो गया कि इंडिया मेंबर है आईएसओ का, और तीसरा वाला इनकरेक्ट है, और ये वाला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है इसमें, कि ये इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबरशिप है 160 कंट्रीज से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन आईईसी, इसका फोकस है स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इलेक्ट्रो टेक्निकल का कमीशन है ना ये, तो ठीक है। हाँ, ये जेनेरिक लग रहा है तो इसे मैं होल्ड पे डालती हूँ, ये हो सकता है। इट इज़ अ यूएन एजेंसी अंडर इको एसओसी, पता नहीं, देखते हैं। इट एडमिनिस्टर कंफर्मिटी असेसमेंट सिस्टम फॉर डिवाइसेस, ये देखते हैं। डिवाइसेस सिस्टम इंस्टॉलेशन सर्विसेज एंड पीपल, तो फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट इसमें सही है, तो मैं ये वाला हटा दूंगी, सेकंड और थर्ड। इसे होल्ड पे रखूंगी, इसे होल्ड पे रखूंगी और इसे भी होल्ड पे रखूंगी। इन तीनों में से मैं टिक करूंगी कि मेरा क्या आंसर होना चाहिए। बी वाला मैंने एलिमिनेट कर दिया है, इसका आंसर वैसे ए है। मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है इसमें, सेकंड को भी यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बोलकर मैनिपुलेट कर दिया कि गलत बना सकते हैं। मतलब गलत हो सकता है ना, ये यूएन की एजेंसी ना हो, यहाँ पे यूएन की एजेंसी करके डाल दिया तो मैनिपुलेट कर दिया, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट और थर्ड। आईईसी के इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूएन की एजेंसी नहीं है। आईईसी इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। नेक्स्ट है नीलगिरी तहर, भी न्यूज में था। यहाँ पे इंडिया का जो इकलौता माउंटेन है अनग्युलेट लार्जेस्ट पॉपुलेशन एर्वकुलम नेशनल पार्क केरला में है, और ये इंडेंजर्ड है ना कि वल्नरेबल है। तो यहाँ पे ये जो वल्नरेबल लिख रखा है ना, ये गलत हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। आंसर पे आ गए हम डायरेक्ट बिना पढ़े। बस मुझे ये पता था कि नीलगिरी तहर इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसे पूरा रीड भी नहीं करा और तीसरे स्टेटमेंट से ही डायरेक्ट मैं आंसर पे आ गई इसमें। तो एग्जाम टाइम में हम ऐसे अपना टाइम बचा सकते हैं, विदाउट रीडिंग फुल स्टेटमेंट वी कैन रीच टू आवर फाइनल आंसर तक आप इसे पहुंच सकते हैं। तो ये मैं तभी रीड कर लेती हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीलगिरी देहर, इट इज द ओनली माउंटेन अनग्युलेट स्पीशीज एंडेमिक टू इंडिया। ओनली करके यहाँ पे एलिमिनेट मत कर दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है ओनली माउंटेन अनग्युलेट स्पीशीज है, तो ये इस एक्सट्रीम सेंस में नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। इसका लार्जेस्ट पॉपुलेशन एर्वकुलम नेशनल पार्क केरला में ही है, ये वल्नरेबल नहीं इंडेंजर्ड है, और ये शेड्यूल फर्स्ट में ही आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। यहाँ पे ये इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल नहीं, जैसे मैंने बताया। नेहरू इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फेयर, ये भी न्यूज में थी। ये एरिया ये साउथर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, इसका आंसर बी है। तो इक्वेटर के साउथ और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में नेहरू आता है, साउथर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। तुवेलू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, तुवेलू किस लोकेशन में, सॉरी किस ओशन में लोकेटेड है, ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। इसका जो है ना वाइकू करके एक है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वो पुनाफुटी अटोल में है, और तुवेलू का डिफेक्टो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, इसे ध्यान रखना है लोकेशन इसकी। तुवेलू की लोकेशन ध्यान रखना है। फिर आगे है पीएम ड्राइव स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रमोटेड बाय पीएम ड्राइव स्कीम। पीएम ड्राइव स्कीम से क्या क्या प्रमोट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन, ये तो हो ही सकता है क्योंकि ईवी आजकल बहुत ज्यादा, ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईवी पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली जब ईवी को दे रहे हैं तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो देंगे। डोमेस्टिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग, हाँ। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ईवी ओनर, कुछ तो भी, मतलब ईवी जो ओन करते हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराना, ये तो आउट ऑफ द टोन बात चले जाएगी, पीएम ड्राइव स्कीम की बात हो रही है यहाँ पे। तो फोर्थ वाला हाँ हट जाएगा, और हमारा आंसर 1 2 3।
रिलेटेड है ना तीनों, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13, तो वैल्यू ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन एग्रीमेंट, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट अलाउ टू वेलियंस टू माइग्रेट विद डिग्निटी ड्यू टू क्लाइमेट इम्पैक्ट। ये कंट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में क्योंकि ये पूरी की पूरी कंट्री ही माइग्रेट हो रही है क्लाइमेट इम्पैक्ट की वजह से। तो ये हमारी फेलिपिली यूनियन ट्रीटी के अंडर है कि वो तो वैल्यू के जो भी कंट्री के लोग हैं वहाँ डिग्निटी के साथ दूसरे इंटरनेट मतलब दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं, ये उससे रिलेटेड एग्रीमेंट है। तो वैल्यू ऑस्ट्रेलिया किसी भी नहीं, तो वैल्यू ऑस्ट्रेलिया कंट्री में माइग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि फिलिपिन यूनियन ट्रीटी के अंडर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से डिग्निफाइड माइग्रेशन का ऑप्शन मिलता है। तो ये प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स कौन से इज नॉट अ प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट, किस तरह का PYQ में क्वेश्चन आ चुका है, तो इससे मैंने ये डाला है इसमें कोबाल्ट है इसका आंसर, क्योंकि अलग अलग नाम से समझ में आएगा है कि प्लेटिनम वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो डीएम नियम नियम करके इस तरह से उनका लास्ट में रहता है, MM आता है, एक तरह से ट्रिक है ये। कोबाल्ट नहीं आता इसमें, तो इसका आंसर है कोबाल्ट, नॉट रोडियम लूथियम और ऑस्मियम PGE है, लेकिन कोबाल्ट नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड टाइम।